उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर दोनों खेमों की तैयारियां, विपक्षी दल किस तरीके से गुणागणित करेंगे, अयोध्या का मुद्दा कितना ज्यादा प्रभावी रूप से इस चुनाव में दिखाई पड़ेगा। सारी पार्टियां आज राम भक्त हो गई। सारे सोशलिस्ट जो है राम जी कम से कम इस वो बात से तो राम खुश भक्त होंगे। हो गए। एक कांग्रेस इस डिलेमा में है कि भाई कैसे करें। हमारे यहाँ एक कहावत है, खराब चीज़ है कि किसी को बाप बनाया है तो शमशान घाट तक जाना पड़ेगा। अगले 2027 में जो विधानसभा चुनाव है, अगर बीजेपी के साथ वहां पर अखिलेश यादव को मुकाबला करना है तो पहले अपने कार्यकर्ताओं और बाकी चीज़ों को करने से पहले कांग्रेस के साथ पहले ये करना पड़ेगा कि भैया चाहते क्या हो। अगर पहले लड़ के ठक ठक करना है तो पहले करके ख़त्म कर ले। हो सकता है अकेले लड़ना हो तो मैं अकेले लड़ूँ। क्या ये यूपी का कोई चुनाव होने वाला नहीं है, वो एक तरफा जाने वाला है बीजेपी के पास। समाजवादी पार्टी के जो दुखी लोग हैं उनको लगता है अखिलेश जी आ जाएंगे तो हमारे सुख के दिन आ जाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी का जो सुखी वर्ग है उसको लगता है कि अखिलेश की सरकार आते ही हमारे दुख के दिन शुरू हो जाएंगे। तो मूल जो है उसका वो है दुख और सुख का। तो बीजेपी के पीछे है, राम मंदिर बीजेपी के पीछे है, लेकिन कई बार अपनी बैटिंग से अपनी पिच में गड्ढे हो जाते हैं तो फिर दूसरा वाले को बाउंसर डालने का मौका मिल जाता है, तो वो गड्ढा हो गया है। अखिलेश यादव इस वक्त जो बीच की स्थिति है उसको कितना भुनाएंगे, चुनाव का सारा रुख वहीं से तय होगा। उत्तर प्रदेश के चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन सियासी पारा चरम पर है। योगी आदित्यनाथ लगातार ढेरों विकास परियोजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, हर एक इलाके में जा रहे हैं। दूसरी ओर मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अपने तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनको ये कह चुके हैं कि सितंबर तक सारी चीज़ें लॉक कर लीजिए, तैयारी रखिए और मजबूती से चुनाव में उतरिए। निश्चित तौर पर अयोध्या के चढ़ावा चोरी के मामले के बाद अब ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो ये आने वाला चुनाव होगा ये इस मुद्दे के साथ सियासी पारा और बढ़ाता हुआ दिखाएगा। लेकिन इस वक्त किस तरीके की तैयारी है, कुछ जगह मीडिया रिपोर्ट्स, कुछ थ्योरीज, कुछ चर्चाएं, कुछ बयान ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है वो चुनाव थोड़ा पहले भी हो जाए। उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर दोनों खेमों की तैयारियां, विपक्षी दल किस तरीके से गुणागणित करेंगे, अयोध्या का मुद्दा कितना ज्यादा प्रभावी रूप से इस चुनाव में दिखाई पड़ेगा, इसी सब का विश्लेषण हमारे मेहमानों के साथ करते हैं। रामकृपाल सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्णिमा त्रिपाठी जी हैं, मिहिर रंजन जी हैं, राकेश शुक्ल जी हैं, विनोद अग्निहोत्री जी हैं और अमर उजाला डिजिटल के संपादक जयदीप कर्णिक जी भी हमारे साथ हैं। शुरुआत रामकृपाल सर से। सर, चुनाव में वक्त है लेकिन तैयारी कमर कस के सभी खेमे कर चुके हैं। योगी आदित्यनाथ को हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं, अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं। हालांकि अयोध्या में तो अचानक से प्लान बना उनका जाने का चढ़ावा चोरी के बाद। उत्तर प्रदेश का ये चुनाव, दोनों ही खेमों का गणित और अयोध्या का मुद्दा कैसे देख रहे हैं, कैसी तैयारी दोनों खेमों की नजर आएगी? कि जब तक नतीजा नहीं आता है तब तक हर तरह से होता है कांटे की लड़ाई है, और जैसे नतीजा आता है पता चला न कांटा था न लड़ाई थी। तो मैं कोई टिप्पणी अभी से नहीं करना चाहता, लेकिन एक चीज़ है, कर्नाटक इलेक्शन जब हुआ था तब भी मैंने एक बात कही थी कि इस देश में माइनॉरिटी का क्षेत्रीय दलों से मोह भंग हो रहा है, और तब भी मैंने कहा था कि ये बात अल्टीमेटली धीरे धीरे कांग्रेस के लिए भी बहुत मुश्किल आएगी। उन्हें अपना नेता चाहिए। नहीं, मैं जो कह रहा हूँ जहाँ से ये पलटा है मामला, आज भी आप देखिए, उसके बाद उड़ीसा में बीजेपी आई, बिहार में बीजेपी आई, बंगाल में बीजेपी आई। पैटर्न की बात मैं कर रहा हूँ। अब सवाल इस बात का है कि दो चीज़ें होती हैं। जो एक बात तो आप लोग मानेंगे कि सारे विपक्षी दल जो पहले समाजवाद लिखते थे, कोई भी पार्टी हो आप उसमें देखिए समाजवाद, सोशलिज्म जरूर आएगा। एक बीजेपी ही ऐसी पार्टी है जो घोर, मतलब किसको कहते हैं, धुर राइट विंग की, जिसने समाजवाद चिपकाया नहीं, लेकिन वो सारे काम समाजवाद के कर लिए, उसको ज़मीन पर उतार दिया। जो समाजवाद का नारा, जो समाजवाद सबसे मोह भंग नहीं जिनका हुआ था, हो गया। तो आज जो कुछ भी हुआ है, मैं उसका एक उदाहरण मानता हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ ये है,
एक अल्ट्रा राइट विंग का आदमी बिना कोई आवाज़ किए, बिना समाजवाद का नाम लिए ले आया कि इतने इतने नक्शे तो बने हुए हैं, हमें इस ज़्यादा क्या करना है, इस पे बिल्डिंग बनाओ। तो बाकी जितने समाजवादी रहे वो आर्किटेक्ट रहे। एक आदमी आकर के वो बिल्डर हो गया और उसने वो चीज़ बना दी। इसका लाभ, जैसा मैंने कहा कि ठीक है, अभी ये जो चीज़ें आई हैं, हो रही हैं, एक बात तो आप मानेंगे कि सारी पार्टियां आज राम भक्त हो गई। सारे सोशलिस्ट जो है राम जी कम से कम इस वो बात से तो राम खुश भक्त होंगे। हो गए। एक कांग्रेस ही डिलेमा में है कि भाई कैसे करें। हमारे यहाँ एक कहावत है, ख़राब चीज़ है, कि किसी को बाप बनाया है तो शमशान घाट तक जाना पड़ेगा। अब ये दुविधा में दो हो गए, माया मिली ने राम, और जनता सब जानती है कि आप कितने राम भक्त हैं और कितने क्या हैं। सवाल इस बात का है कि आज की तारीख में जो अभी भी हुआ है, उसके बाद महाराष्ट्र और सब जगह राज्यों में जितना सत्ता हुआ है, ये कोई ऐसा नहीं है कि गफलत में हो गया है। राजनीति में अगर कोई आया है तो ये देखेगा कि चलो आज ठीक है, कल क्या होने वाला है, उसका भविष्य तो इससे जुड़ा हुआ है ना। तो बेसिक बात देखिए इसमें यही है कि अभी तक जो हालात हैं उसमें ये सब मानते हैं कि कुछ अपवाद हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो 3 राज्यों में हुआ है, अगर केंद्र में के वही परिणाम आ जाए तो कोई इसमें आश्चर्य नहीं हो। बिल्कुल। मीर सर, जब ये इंडिया गठबंधन की बैठक हुई अभी हाल ही में 8 जून या 7 जून तारीख थी, जिस पर वो सब लोग बैठक किए, उस बैठक में ये चर्चा हुई थी कि SIR का मुद्दा और ये राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा हम लेके जाएंगे। उसकी चिट्ठी बाकायदा हो गई, उस पर करीब 17-18 जो दल हैं उन्होंने हस्ताक्षर भी कर दिया, सारी चीज़ें हो गई। अब ये वोट चोरी और चढ़ावा चोरी ये दोनों यूपी चुनाव में आएंगे तो ये तय सी बात है, लेकिन अखिलेश यादव खासतौर से विपक्षी जो मुख्य चेहरा वही दिखते हैं, उनका सामंजस्य बैठ पाएगा कांग्रेस के साथ, बाकी लोगों के साथ, वो इस मुद्दे को वैसे उठा पाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर तो गोली चलाने वाला भी मामला, वो भी एक उनकी पार्टी के साथ, उनके पिताजी के साथ जुड़ा हुआ है। मुख्य चेहरा है बीजेपी के अगेंस्ट में अखिलेश यादव, और अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है, पार्टी के लोगों से कहा है कि सितंबर तक में सारी तैयारी पूरी कर लो। वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में उनके साथ जो सबसे ज़्यादा मजबूती से जो लग रहा है जिसका गठबंधन बन जाएगा वो है कांग्रेस। तो कांग्रेस भी जब कभी भी आप देखिए उठा के दिल्ली उठाइए, दिल्ली से उठ के बिहार जाइए, बिहार से आगे बढ़िए, फिर यहाँ आइए, तो कांग्रेस भी अपनी एक अलग तैयारी कर रही होती है। हाथ में एक पिन लेती है और बलून में छेद करना उसका काम है, क्योंकि नतीजे वही लगभग बता रहे हैं। यहाँ पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, समाजवादी पार्टी यही कोशिश करेगी, अखिलेश यादव यही कोशिश करेगी, चाहे वो आपने SIR का मुद्दा कहिए, चाहे आप चंदा चोरी या ये चढ़ावा चोरी का मामला कहिए, इसको लेके उत्तर प्रदेश की जनता के सामने वो जाएंगे कि देखो बीजेपी के राज में ये काम हुआ, बाबा के राज में इस तरह की चीज़ें हैं। कांग्रेस क्या कह रही है, कांग्रेस की जो प्रभारी बनाया गया उन्होंने कहा कि हम बराबर के हिस्सेदारी, बराबर के नंबर चाहिए। तो पहले तो आप अपने में तय कर लो कि क्या होगा इसका, इसलिए इस पे ध्यान ज़्यादा देने की ज़रूरत है। हमने बिहार में देखा, बिहार में तेजस्वी प्लस कांग्रेस के लड़ने की बात थी, और आपको याद होगा कि आखिरी मोमेंट तक सीट ही फाइनल नहीं हुए और दोनों एक दूसरे से गुथते रहे, और कम से कम ऐसी कई सीटें थी, 4-5 तो ज़रूर थी, जिसमें कि दोनों के उम्मीदवार खड़े हो गए और का फ्रेंडली फाइट हो जाए। भाई ऐसा क्या हो रहा है? और उसका नतीजा जो आया वो भी हम सब के सामने है। कुछ जगहों पर तो एक सीट का तो मुझे ऐसा याद है जहाँ पर साहनी गए थे नॉमिनेशन के लिए, वहाँ हालत ये होगी कि मुझे जानकारी थी कि आज वो जा रहे हैं मुकेश सहनी नॉमिनेशन करने के लिए, और वहाँ पहुँचते पहुँचते मुकेश सहनी ने नॉमिनेशन नहीं किया, उसके भाई ने नॉमिनेशन कर दिया। तो आपस में तो पहले सहमति बना लो। राजनीति में आप पहले तय करते हैं कि हराना किसको है। अगर बीजेपी का आपको टक्कर देके सरकार हटा के अपनी सरकार बनानी है तो पहले एका तो करो। वो एका तो है ही नहीं, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। अखिलेश यादव मुद्दे की और उत्तर प्रदेश के हिसाब से ये कहेंगे कि नहीं पहले बराबर की सीट दो। कांग्रेस को क्यों देगी समाजवादी पार्टी? वहाँ पे बराबर की सीट आप बता दीजिए। इस बार जो लोकसभा में जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में क्या तुलनात्मक है क्या? कि किस बेसिस पर वो कहेगी? नहीं। मुझे याद है 2022 में जब चुनाव हो रहे थे
तो प्रियंका गांधी ने उस टाइम पे नारा दिया था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, यही था। और इस पे उस टाइम पे हमने उनका इंटरव्यू किया एक था। सीट पे आई थी। जी, एक सीट मिला था उन्हें। वो भी प्रमोद जी की वजह से। एक या दो थे, दो थे, हाँ दो थे, एक सीट प्रमोद जी की वजह। ठीक है, दो हो गए, टोटल 2 सीटें आई। खुद प्रियंका गांधी मैदान में तो कूदी नहीं थी, तो बाहर से हुआ करने से सीटें नहीं आती हैं, ठीक है। तो 2022 में आपने देख लिया। उसके बाद अगर आप देखेंगे योगी मतलब बीजेपी का परफॉर्मेंस आप देख लीजिए, पोस्ट 2014, 2017, 2019 और उसके बाद 2000 आप बीच में 19, 17, 22 का चुनाव, फिर 2024 का लोकसभा, हर बारी चुनाव में बीजेपी की सीट कम हुई है। 19 से लोकसभा की सीट 24 में कम हुई, 17 के मुकाबले 22 में विधानसभा की सीटें कम हुई, और जो इसका कम है वो सारा का सारा गेन किसका है? वो है समाजवादी पार्टी का, ना तो बीएसपी का है ना ही कांग्रेस का, सिग्निफिकेंस के हिसाब से। आप उस चीज़ को मानने की जगह अगर आप ये करेंगे तो बीजेपी तो पीछे बैठ के बड़ा मुस्कुरा रही है, कांग्रेस सही पिच पे फील्डिंग कर रही है और इसी तरह कर ले। तो मुझे लगता है कि अगले 2027 में जो विधानसभा चुनाव है, अगर बीजेपी के साथ वहाँ पर अखिलेश यादव को मुकाबला करना है तो पहले अपने कार्यकर्ताओं और बाकी चीज़ों को करने से पहले कांग्रेस के साथ पहले ये करना पड़ेगा कि भैया चाहते क्या हो। अगर पहले लड़ के ठक करना है तो पहले करके ख़त्म कर ले। हो सकता है अकेले लड़ना हो तो मैं अकेले लड़ूँ, तुम्हें अगर साथ रहना तो फिर एक एमिकेबल सॉल्यूशन होना चाहिए। वो ऐसी लड़ाई नहीं होनी चाहिए जिसका कि बीजेपी को फ़ायदा हो। अभी तो उनके पास मुद्दा है। देखिए 2022 में मुझे याद है जब चुनाव हो रहे थे तो पोस्ट कोविड, वो लगभग कोविड ख़त्म होने को था और जनता में ऑक्सीजन और लोगों की मौत को लेकर बहुत बड़ा आक्रोश था और बहुत हलकों में इस बात को लेकर चर्चा थी कि क्या पता इस बार बीजेपी की सरकार नहीं आएगी, और बहुत लोग दावे कर रहे थे। तब भी बीजेपी की 250-55 सीटें आई, 60-70 कम हो गए, लेकिन उतनी सीटें आई थी। वो मुद्दा हर घर से जुड़ा हुआ मुद्दा था कोविड, और ऐसा कोई परिवार नहीं था जो कि अफेक्टेड नहीं था और निगेटिवली अफेक्टेड था। आप उस सेंटिमेंट में जब इतनी सीटें पा रहे हो तो उसके मुकाबले अब की बार ऐसा कौन सी भावना, ऐसी कौन सी बात होगी जो कि आपको उससे बेहतर परफॉर्म करने का मौका देगी। विपक्ष को तो ये सोचना चाहिए और इस पे एका बना के उसको मुद्दा लेके जनता के बीच जाना चाहिए, ना कि उससे पहले कि बराबर की हिस्सेदारी और मेरी मान प्रतिष्ठा होनी चाहिए। पूर्णिमा मैम, उत्तर प्रदेश का जब चुनाव आ रहा है, 2 बड़े मुद्दे, जैसा कि अमीर जी भी कह रहे थे कि जब पोस्ट कोविड के बाद उतनी दिक्कतों के बाद अगर बीजेपी को बहुत डेंट नहीं पहुंचा तो शायद ये चढ़ावा चोरी या वोट चोरी जो आप लेकर जा रहे हैं वो उस तरीके से नहीं दिखेगा, क्योंकि वोट चोरी का मुद्दा हमने बिहार में भी देखा, खूब जमकम तेजस्वी और राहुल एक साथ बैठ के दिखाई पड़ रहे थे। अपनी अंडरस्टैंडिंग क्या ये बना पाएंगे और इस मुद्दे को उस तरीके से उठा पाएंगे? कांग्रेस का तो सेल्फ गोल का इतिहास रहा है। देखिए, कांग्रेस की प्रॉब्लम ही यही है, सेल्फ गोल आपने कहा, कांग्रेस की प्रॉब्लम ही यही है। जब भी चुनाव आए हैं हमने यही देखा है राज्यों के चुनाव में कि लास्ट मोमेंट तक उनकी नेगोशिएशंस चलती रहती हैं। हमने हरियाणा में भी उसके पहले यही देखा था, हमने बिहार में वही देखा, यूपी में भी शुरुआत हो गई है। इनके नए नए बनाए गए जो प्रभारी जो भी हैं इनके, राजेंद्र पाल गौतम, उन्होंने कह दिया है कि हम इक्वल पार्टनर हैं। अब वो कौन से पैमाने पे इक्वल पार्टनर है, पहले तो कोई वो समझाए। भाई आपने 399 सीटें 22 में लड़ी थी, उसमें से 2 जीत के आए और उस पर से आप अखिलेश को कह रहे हैं कि आप इक्वल पार्टनर हैं, और अब आधी आधी सीटों पे आप मांग रहे हैं, अपना हक जता रहे हैं। तो अगर इस पे अड़ी रहेगी कांग्रेस, मुझे लग रहा है कि ये एक अपना बार्गेनिंग पोजीशन पुख्ता करने के लिए इस तरह के बयान आते हैं, लेकिन अगर इस पे अड़ जाएगी कांग्रेस तो फिर वही होगा कि यूपी तो वो चुनाव शुरू होने से पहले ही गिफ्ट रैप करके बीजेपी को समर्पित कर देंगे। लड़ लें आपस में, आपस ही में लड़ लें। उमर अब्दुल्ला ने कहा ही था जब दिल्ली के चुनाव के रिजल्ट आए थे, उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि लो लड़ लो, आपस में ही लड़ लो। तो अगर वैसे ही आपस में लड़ते रहे तो भूल जाइए, यूपी का कोई चुनाव होने वाला नहीं है, वो एक तरफा जाने वाला है बीजेपी के पास। बहुत से बहुत ज़्यादा अगर कांग्रेस में थोड़ी भी समझदारी आ जाती है तो 80 से 100 के बीच के सीटों पे उनको मान जाना चाहिए। और उतना अगर करके अगर ये वाकई में एक सहमति से चुनाव में जाते हैं तो इस बार मुद्दा बहुत बड़ा है यूपी में। जिस तरह से राम मंदिर के चढ़ावे का मामला सामने आया है, मुद्दा बहुत बड़ा है। और अगर ये कायदे से इसको लेकर के यूपी में उतरते हैं ज़मीन पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ, तो बीजेपी को बहुत मुश्किल हो जाने वाली है। और यही मुश्किल भांपते हुए बीजेपी ने फिर आम आदमी पार्टी को वहाँ डिप्लॉय कर दिया है। जिस तरह से हम देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल का बयान, और जिस तरह से उनको संजय सिंह की खातिरदारी हो रही है एसआईटी के पास बुला के, वो हम देख रहे हैं। तो बीजेपी उस खतरे को भांप गई है। और उसमें फिर अब गौतम जी जैसे लोग महानुभाव हैं जो कि काफ़ी अपने
पॉलिटिकल अपना ज्ञान बघार रहे हैं वो लोग कायम रहे, तो फिर भूल जाना चाहिए कि यूपी में कोई ऐसा चमत्कार होगा। SIR का आपने जहाँ तक बात किया, वोट चोरी का मुद्दा बिहार में नहीं चला, वोट चोरी अब मुद्दा नहीं है, अब रियलिटी है। SIR यूपी में तो हो चुका ना, उस SIR का किसको कितना फ़ायदा और कितना नुकसान होगा वो हम देखेंगे अभी आने वाले चुनाव में, कि कितने लोगों के नाम कटे हैं, कितने जो वोटर थे वो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के कितने नाम रह गए हैं, उसका फ़ायदा किसको होगा वो हम देखेंगे। लेकिन फ़ायदा बीजेपी को होगा, हम ये मान के चले, क्योंकि उनके विश्वस्त वहाँ पे ज्ञानेश कुमार बैठे हैं और वो व्यवस्था तो उन्होंने पहले कर दी है। अब उसमें कोई ये कितना भी चिल्ला ले, ज़्यादा कुछ चेंज होने वाला नहीं है। उसके पहले ज्ञानेश कुमार जी ने ट्रस्ट में जाके अपने लोगों को जो सेट किया वो भी हम देख रहे हैं। तमिलनाडु इन जगहों पर जो है ज्ञानेश कुमार जी चुनाव नहीं करवाए। नहीं वो वहाँ पे तो बीजेपी का उतना स्टेक नहीं है ना, बीजेपी के स्टेक वाले स्टेट्स में वो एक्टिव होते हैं, तो मोर और लेस वोट चोरी अब मुद्दा नहीं है, वो रियलिटी है, उसका असर हम देखेंगे। चढ़ावा चोरी कितना बड़ा मुद्दा बनता है ये कांग्रेस और एसपी मुद्दा रहेगा, बिल्कुल चढ़ावा चोरी मुद्दा रहेगा, बशर्ते कि योगी आदित्यनाथ उसको ढंग से हैंडल ना कर पाए। अगर कवर अप होगा तो फिर मुद्दा रहेगा, ढंग से अगर वो पकड़ लेंगे, वाकई एक आध लोगों को भी पकड़ लेते हैं ऊंचे पहुंच वाले, तो फिर वो मुद्दा डाइल्यूट हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ का कामकाज करने का तरीका, उनकी छवि, वो सारी चीज़ें वर्सेस अखिलेश यादव की रणनीति जो कि सितंबर तक वो पूरी कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपको कि वर्सेस वाली जो ये लड़ाई होगी उसमें अखिलेश कुछ पॉइंट्स ले पाएंगे? नहीं, आप दूसरे तरीके से देखिए वर्सेज को। उत्तर प्रदेश चुनाव का जो मूल मुद्दा रहेगा वो रहेगा दुख और सुख। समाजवादी पार्टी का जो दुखी लोग हैं उनको लगता है अखिलेश जी आ जाएंगे तो हमारे सुख के दिन आ जाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी का जो सुखी वर्ग है उसको लगता है कि अखिलेश की सरकार आते ही हमारे दुख के दिन शुरू हो जाएंगे। तो मूल जो है उसका वो है दुख और सुख का। अब उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि दुखी कितना वर्ग है और सुखी कितना वर्ग है। तो आप पाएंगे कि दुखी वर्ग नेता है और सुखी वर्ग मतदाता है। तो यदि दोनों का तुलनात्मक देखें तो जो आपने वर्सेज कहा, तो वर्सेज में आज योगी आदित्यनाथ जी का पलड़ा मुझे भारी दिखाई दे रहा है। दूसरी बात आपने कही कि क्या चुनाव में चढ़ावा चोरी मुद्दा होगा। चढ़ावा चोरी मुद्दा नहीं होगा, क्योंकि चुनाव और चढ़ावा चोरी दोनों अलग अलग विषय हैं। चुनाव 15 दिन का होता है भारत में, और जो 15 दिन होगा उस 15 दिन में आप देखिएगा कि मतदाताओं के मन में एक मानस बनाया जाएगा, और वो मानस होगा कि यदि भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हुई तो आप याद करिए कि 17 के पहले क्या हालात थे। दिग्विजय सिंह आज किसी हालात में नहीं है, जैसे जयदीप जी ने कहा मध्य प्रदेश में, लेकिन जैसे ही चुनाव आता है दिग्विजय सिंह खड़े हो जाते हैं। अजीत जोगी जी छत्तीसगढ़ में नहीं है, अब तो बेचारे परलोक सिधार गए, लेकिन आज भी छत्तीसगढ़ में जब चुनाव आता है तो अजीत जोगी और अमित जोगी और भूपेश बघेल तीनों आ गए हैं। तो ये कुछ ऐसे बिंदु हैं, कहना चाहिए, कि जो कांग्रेस और विपक्ष के लिए हमेशा से मुद्दा रहे हैं, उनके नुकसान के लिए। अखिलेश यादव के सामने एक डर की स्थितियां पैदा हो गई हैं उत्तर प्रदेश में। वो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि महाराष्ट्र और बिहार ये दो ऐसे राज्य हैं जहां, जो रामकृपाल जी ने कहा कि मुस्लिम वोट जो है अपने परंपरागत नेतृत्व को छोड़ के एक नए नेतृत्व की तरफ गया। अपना नेता कहिए या नए नेतृत्व को कहिए, कि नए नेतृत्व की तरफ गया है। और वो नया नेतृत्व में स्वाभाविक है कि उसको अब ये लग रहा है कि जिनके पीछे हम दौड़ रहे थे, जिनके पीछे हम चल रहे थे, वो उपयुक्त नहीं है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, या कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि राजनीतिक तौर पे अब वो हमारे विश्वास के लायक नहीं रहे। अखिलेश जी के डर का कारण एक ये भी है कि जिस उत्तर प्रदेश में चुनाव शुरू होते ही गिनती हो जाती थी कि इतनी सीटों पे मुसलमान प्रभावी है, हाल के उपचुनाव में जो 10 या 6 सीटों पे हुआ है उसमें मुस्लिम प्रभावी सीटों पे भारतीय जनता पार्टी की जीत ने उनके डर को और गहरा कर दिया। तो जो उत्तर प्रदेश का पूरा चुनाव हमेशा वर्सेज चलता था, हिंदू बनाम मुस्लिम, इतनी सीटों पे समाजवादी पार्टी मजबूत है, वो कहीं ना कहीं इस बार डाइल्यूट हुआ है। दूसरा और तीसरा बिंदु है जो अखिलेश जी के डर का और कांग्रेस के प्रति नरम रहने का, कि जिस तरीके से कांग्रेस
2024 के बाद से एक तरफा फोकस करके चल रही है दलित और मुसलमान वोटों पे। उससे उनको डर ये लग रहा है, उनको क्या सभी क्षेत्रीय दलों को ये डर लग रहा है कि यदि मुसलमान अपनी पुरानी पार्टी यानी कांग्रेस की तरफ वापसी किया तो हमारी जमीन खिसक जाएगी। इसलिए आप देखें कि पहली बार उत्तर प्रदेश में जो M22 समीकरण के बाद PDA लेके चल रहे थे और 2024 का चुनाव PDA पे लड़े, इस बार उनका फोकस सवर्ण है। और सवर्णों में दो जातियां हैं, एक ब्राह्मण और दूसरा वैश्य। और उसी फोकस के चलते आप देखिए कि रुचि बीरा सांसद को वो बढ़ावा दे रहे हैं और मुसलमान को कमतर कर रहे हैं। कमाल अख्तर का पद छीना जाना, ST हसन को टिकट देने के बाद वापस करना और अब रुचि बीरा के हिसाब से मुरादाबाद मंडल की पॉलिटिक्स को सेट करना बता रहा है कि मुस्लिम को कमतर करना, वैश्य को ऊपर करना, ब्राह्मणों के प्रति प्रेम दिखाना, ये उनकी नई तरह की जो एक राजनीतिक प्रयोग है वो अखिलेश जी करने की कोशिश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश। कितना सफल होंगे ये देखने वाली बात है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने एक तरह से ऑफिशियली कहा है कि क्षेत्रीय दलों का कोई फ्यूचर नहीं है, अब उनको सबको हमारे साथ विलय कर लेना चाहिए। अब आप सोच लीजिए, तो जहां कांग्रेस की ये मानसिकता है कि हम ही विकल्प हैं, और मैं जैसा हमेशा एक बात को कहता था आपसे बहुत पहले से कि राष्ट्रीय किसी पार्टी का अल्टरनेट राष्ट्रीय पार्टी ही हो सकती है, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं वो कभी भी उनकी बाध्यता है कि वो पहले क्षेत्रीय हैं फिर राष्ट्रीय हैं। तो आज की तारीख में जो कांग्रेस ये कह रही है, तो आप कल्पना कर लीजिए कि कांग्रेस अगर कह रही 50-50, तो तय मान के चलिए कि कांग्रेस इस जिद पर आएगी और आगे क्या होगा, और कांग्रेस को छोड़ करके बाकी सब लोग जो है वो समाजवाद और क्या इसको बोलते हैं कि भगवान हिंदूवाद, सारे पार्टियां हिंदू हो गई हैं। तो मेरा कहना सिर्फ ये है कि कांग्रेस पार्टी जो ये मान के चल रही है कि क्षेत्रीय पार्टियों का कोई भविष्य नहीं है, अल्टीमेटली इन्हें हमारे अंडर में आना पड़ेगा जो पहले था। तो इससे देख लीजिए, मैंने कहा था कि इंडिया अलायंस जो बना था इसलिए बना था कि हम एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन हुआ क्या, लड़ तो रहे हैं चुनाव, नहीं कहीं नहीं लड़े हैं। एक चुनाव बता दीजिए जहां सारी इंडिया अलायंस मिलकर साथ लड़ा हो। प्रैक्टिकल ये रहा कि चुनाव में हम तुमसे लड़ेंगे, जब चुनाव खत्म हो जाएगा तो हम एक साथ रहेंगे। गल भैया अभी एक सेंटेंस शुक्ला जी ने अभी कहा कि चढ़ावा चोरी मुद्दा नहीं बनेगा। अरे इस देश में जहाँ चारा चोरी मुद्दा बन सकता है और किसी की पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी बिल्कुल ख़त्म की जा सकती है, तो चढ़ावा चोरी अगर पार्टियां चाहें तो मुद्दा बना सकती हैं, क्योंकि ये तो हिंदुओं के करोड़ हिंदुओं की आस्था का सवाल है। तो अगर ढंग से इसको उठाएं पार्टीज तो मुद्दा बन सकता है। नहीं, देखिए, चढ़ावा चोरी और चारा चोरी दोनों अलग विषय है। चढ़ावा चोरी को वो लोग मुद्दा बना रहे हैं जो राम को इस्तेमाल करते रहे हैं, चाहे कांग्रेस रही हो। कांग्रेस ने इसलिए ताला खुलवाया क्योंकि साहबानों में फंसी हुई थी। अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव राम भक्तों पे गोली चलवाए, यदि वो आज राम भक्त बन रहे तो विश्वास नहीं हो पाएगा। इसलिए चढ़ावा चोरी मैं कह रहा हूँ कि चुनावी मुद्दा नहीं बन पाएगा, क्योंकि राम की कसौटी पर इस मुद्दे को उठाने वाले खड़े नहीं हैं। चलिए, दोनों की अपनी अपनी राय है। विनोद सर, जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश एक अलग स्टैंड लेकर चल रहे हैं, PDA की बात तो कर ही रहे हैं, अब उन्हें ये भी पता है कि ब्राह्मण सम्मेलन कर लेते हैं, वैश्यों के साथ बातचीत कर लेते हैं, इसका मतलब कि उनकी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग दूसरे तरह की है। संवाद में जब वो आए थे तो उन्होंने सर से बातचीत के दौरान ये कहा कि हमारा जो गठबंधन होगा वो सीट का नहीं होगा, जीत का होगा। यानी वो इस बात से क्लियर हैं पूरी तरह से कि भाई सीट की जो भी तय होगी या जो भी देने लेने की बात होगी उसमें हम वो अपने हिस्से रखेंगे। उसमें कांग्रेस अपने आप को मैनेज कर पाएगी, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि हम बराबरी की बात कर रहे हैं, कहीं बराबरी की नहीं दिखाई पड़ती तस्वीर। देखिए, ये सब पोस्चरिंग होती है। आप देखिए, वो संजय निषाद नहीं कह रहे हैं कि हम इतनी सीटें लड़ेंगे, तो क्या लड़ लेंगे क्या? या वो राजभर साहब कहते हैं कि हम 70 सीटें वहाँ लड़ेंगे। तो ये सब पोस्चरिंग होती है। जब नेगोशिएशन टेबल पर बैठते हैं आप सीटों के बारे में बात करें, वो राहुल गांधी और अखिलेश यादव तय करेंगे। सर, ये बिहार के समय भी हुआ था कि तेजस्वी और राहुल तय करेंगे, लेकिन पहला चरण का वोट हो गया और कहानी ही नहीं आई। बिहार और उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा फर्क है, सिचुएशन ओवरऑल तो वही लगती है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। उत्तर प्रदेश में चूंकि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश से चुन के आते हैं, रायबरेली से सांसद हैं,
कांग्रेस पार्टी कितनी भी बुरी हालत में हो उत्तर प्रदेश में, भले उसके 2 ही एमएलए हों, लेकिन आज भी बिहार से ज़्यादा उसकी वोट और उसका प्रभाव उत्तर प्रदेश में है। ये आप भाई लोकसभा चुनाव में 9.5% वोट उसके पास था, बिहार में तो इतना नहीं था। तो बिहार तो एक तरह से गिव अप कर चुकी है कांग्रेस पार्टी। उत्तर प्रदेश उसने गिव अप नहीं किया। उत्तर प्रदेश देखिए, उसने 2012 में जो है वो अकेले लड़े, नतीजे जो भी आए हों, 2017 में मिल के लड़े समाजवादी पार्टी से, 22 में फिर अकेले लड़े और 24 फिर मिल के लड़े। तो वो वहाँ उनको लगता है कि तो, लेकिन उत्तर प्रदेश की स्थिति ये है, जो उत्तर प्रदेश के नतीजे, देखिए लोकसभा चुनाव में बिहार में वो नतीजे नहीं आए जो उत्तर प्रदेश में आए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पक्ष में। तो इस बात को कांग्रेस जानती है कि समाजवादी पार्टी के साथ ही जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मायावती का विकल्प कुछ लोग कांग्रेस में बोलते हैं कि मायावती से बात कर लिए, मायावती जी ही तय नहीं कर पा रहे उन्हें क्या करना है। तो वो कोई वो विकल्प भी नहीं है उत्तर प्रदेश में। चुनाव मिलके ही लड़ना है, सपा भी जानती है और कांग्रेस भी जानती है। ये अभी राजेंद्र पाल गौतम गए हैं, नए हैं, अभी उनको मौका दिया गया है, तो वो तो इस तरह का बयान देंगे। दरअसल वो एक अलग रणनीति का हिस्सा है। वो रणनीति ये है कि दलित वोट जो है, जो बीएसपी का वोटर है, वो सपा का वोटर नहीं है। दलितों ने 2024 में कांग्रेस को वोट दिया और कांग्रेस की वजह से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को सीने पर पत्थर रख के वोट दिया। दलित समाजवादी पार्टी का स्वाभाविक वोटर कभी नहीं रहा। वो जो समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीती और सपा इंडिया गठबंधन 43 सीटें जीता, उसमें जो दलित वोट मिला उनको उन सीटों पर मिला जहाँ कभी नहीं देता था, जो 2015 में भी नहीं दिया, 2019 में भी नहीं दिया जब सपा बसपा का गठबंधन था। वो सिर्फ कांग्रेस की वजह से और राहुल गांधी की वजह से दलित वोट मिला समाजवादी पार्टी को, ये सभा भी जानती है। और कांग्रेस उस दलित वोट को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए उसने राजेंद्र पाल गौतम, अविनाश पांडे को हटा करके, देखिए कांग्रेस के पास 3 वोट हैं वहाँ जिनको वो कांग्रेस टारगेट करती है, ब्राह्मण, मुसलमान और दलित। ब्राह्मण के बारे में कांग्रेस को मालूम है वो अभी बीजेपी से टूट के नहीं आएगा, थोड़ा बहुत कहीं इंडिविजुअल लेवल पे आ जाए, लेकिन इन मास वो बीजेपी के साथ रहेगा, इसलिए कांग्रेस मान चुकी है। मुस्लिम आइसोलेशन में नहीं आएगा, क्या खाली आप मुसलमान तभी आपके साथ आएगा जब आपके साथ कोई दूसरा कम्युनिटी का एक बड़ा वोट हो। वो कांग्रेस की कोशिश है दलितों को अपने साथ लाने की, क्योंकि मायावती का जिस तरह से फ्लिप फ्लॉप है, वो बीजेपी के साथ भी है, नहीं भी है, निकलती भी नहीं है। तो कांग्रेस चाहती है कि दलित वोट जो है वो उसका पुराना वोट है वो लौटे। इसीलिए राजेंद्र पाल गौतम जो पुराने अम्बेडकराइट हैं, बसपा में भी रहे हैं, मंत्री रहे हैं दिल्ली में, उनको लगाया गया। बड़े फायरी, बड़े आक्रामक किस्म के नेता हैं, उनको लगाया गया है। तो उन्होंने ये पोस्चर जो लिया है वो दलितों को एड्रेस करने के लिए लिया है। वो संबोधित समाजवादी पार्टी को नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं दलितों को कि देखो हम ऐसा चुनाव लड़ेंगे जिसमें हमारा से हो, हम सपा के साथ जाएंगे लेकिन हम अपने से के साथ जाएंगे, तो आप कांग्रेस साथ आइए। ये वो मैसेजिंग है, ये कोई सीट के बंटवारे की मैसेजिंग नहीं है। और ये सबको मालूम है कांग्रेस के पास तो 200 उम्मीदवार भी नहीं होंगे। 403 सीटों में 201 सीटें अगर आप 50% की बात करते हो तो आपको उम्मीदवार हैं क्या 200 उम्मीदवार? तो आपको बमुश्किल 70, 80, 90, 100 सीटों पर मिल पाएंगे ढंग से। तो फोकस उतने पे ही कांग्रेस करेगी। और समाजवादी पार्टी जानती है कि अगर कांग्रेस साथ रहेगी तो अपर कास्ट का वो सेक्शन जो नाराज है बीजेपी से या बीजेपी का कोर वोटर नहीं है, हिंदुत्व वाला वोटर नहीं है लेकिन बीजेपी के साथ चला जाता, वो प्लस दलित, वो उसको मिल सकता है। इसलिए ये परिस्थितियाँ उनको एक दूसरे के साथ आने के लिए विवश कर रही है। समझौते विवशता में होते हैं क्या? एनडीए में जो ये राजभर और निषाद और ये सब ये क्यों है? इसलिए कि बीजेपी के वोट से चुनाव जीतना है उनको, उन्हें मालूम है अकेले कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो राजनीतिक व्यवस्था होती है ये समझौते कराती है। और ये उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की भी व्यवस्था है और समाजवादी पार्टी की भी व्यवस्था है, इसलिए ये उसमें जाएंगे। अखिलेश यादव जो है, जो शुक्ला जी ने एक बात कही उसको मैं कंक्लूड करूँ, वो बिल्कुल निश्चित रूप से ब्राह्मणों पर फोकस कर रहे हैं। देखिए अयोध्या का मसला जो है इन्होंने किससे उठवाया? पवन पांडे से। पवन पांडे उनके विधायक रहे हैं, वहाँ पर मंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और उन्होंने अखिलेश यादव ने पवन पांडे से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई। और पवन पांडे क्या कह रहे हैं कि अखिलेश जी को तो राम जी ने सपने में बताया था, हालांकि वो रिटारिक है, लेकिन पवन पांडे, मनोज पांडे जो कि जो समाजवादी पार्टी के दूसरे ब्राह्मण नेता थे वो चले गए बीजेपी में, मंत्री बन गए। उनको काउंटर करने के लिए पवन पांडे जो है उनको आगे लाया गया है। इसी तरह मुनीन शुक्ला कानपुर में है, उनको आगे किया जा रहा है। तो कहाँ माता प्रसाद पांडे उनके बड़े नेता, हिंद नेता विपक्ष भी हैं वो। तो कांग्रेस जो समाजवादी पार्टी अपने ब्राह्मण नेताओं को खोज करके आगे कर रही है। उसको लगता है कि जो भी ब्राह्मण बीजेपी से नाराज होकर टूटेगा, क्योंकि अखिलेश जी पर भी वैसा ही बैगेज है जैसा
बीजेपी बिहार में आरजेडी पर है, उस बैगेज को जितना डाइल्यूट कर सकते हैं वो तब उसी से डाइल्यूट करेंगे, जहां जितना ज़्यादा गैर यादव वोट वो पीडीए के नाम पर गैर यादव पिछड़ा और ब्राह्मण वोट अपने साथ जोड़ सके। अगर इसमें कामयाब हुए तो चुनौती दे पाएंगे, नहीं कामयाब हुए तो फिर बीजेपी का अभी भी जो घर है इन ऑर्डर में बीजेपी का है, वहाँ उनके यहाँ भी झगड़े झंझट नहीं है। अभी योगी आदित्यनाथ की लीडरशिप है, लॉ एंड ऑर्डर पे उनका एक यूएसपी है, वो सब है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि चढ़ावा चोरी का मुद्दा भी बीजेपी को तकलीफ देगा, क्योंकि कई बार आप अपनी पिच पे बैटिंग करते हैं। इसका अंदेशा बीजेपी को भी कई बार अपनी पिच, हिंदुत्व बीजेपी की पिच है, राम मंदिर बीजेपी की पिच है, लेकिन कई बार अपनी ही बैटिंग से अपनी पिच पे गड्ढे हो जाते हैं, तो फिर दूसरे वाले को बाउंसर डालने का मौका मिल जाता है, तो वो गड्ढा हो गया है। यूपी चुनाव में चर्चा तो थोड़ी जल्दी है, लेकिन जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज में तैयारी दिख रही है, अखिलेश यादव मुखर दिख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ की रैलियां दिख रही हैं, ऐसा लगता है कि चुनाव बहुत दूर नहीं है। जो समीकरण सेट होते दिख रहे हैं, सीधा मुकाबला तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच ही रहेगा। कांग्रेस की भूमिका पर सर ने बहुत सारे वोट डाल दिए। एसपी और कांग्रेस की जो तैयारी होगी वो क्या इस खेमे में, बीजेपी के खेमे में इतना डेंट दे पाएगी, या सीटों के लिहाज से या वोट परसेंटेज के लिहाज से? मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के पास अभी वो तैयारी है कि वो डेंट दे पाए। समाजवादी पार्टी ज़रूर तैयारी कर रही है, और उन्हें थोड़ा सा जो ब्राह्मणों में आक्रोश है भाजपा को लेकर या नाराज़गी, उसको भुनाने की कोशिशें शुरू कर दी। वो कितना सफल होंगे पता नहीं। उसी में ये चढ़ावा चोरी का मुद्दा भी जुड़ गया है, अखिलेश उसको लेकर सक्रिय हुए हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ कोई कसर नहीं छोड़ रहे। अपनी रैलियों में पहले वो सीधे सीधे नाम भी नहीं लेते थे, अब वो सीधे सीधे नाम ले रहे हैं। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। सीधे अखिलेश का नाम लेकर जवाबी हमले कर रहे हैं, आक्रामक हो रहे हैं, अपनी तरफ से उनके बयानों पर कटाक्ष कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। लोकसभा में जो सीटें कम होने का दंश लगा है उसको वो भुला नहीं पा रहे। उनको पता है कि उनको अपनी अंदरूनी चुनौतियों से भी लड़ना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी की। नितिन नवीन अभी बस अपने भाजपा अध्यक्ष बनने के बाद पहले दौरे पर पहुंचे, तो वहाँ योगी आदित्यनाथ और पूरी कैबिनेट, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी से पूरी कैबिनेट वहां पर विमानतल पर स्वागत करने गई। नितिन नवीन भी किसी चार्टर्ड फ्लाइट से नहीं पहुंचे, वो रेगुलर फ्लाइट से पहुंचे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। योगी आदित्यनाथ का यूं सीधे एयरपोर्ट पर जाना, उनसे ये सब चुनावी, क्योंकि कल ही दिल्ली में बड़ी बैठक हुई, और दिल्ली में उस बड़ी बैठक के बाद सीधा उनका लखनऊ पहुँचना, उत्तर प्रदेश की लखनऊ की उनकी पहली यात्रा अध्यक्ष बनने की, ये सारी चीज़ें चुनावी कवायद है। आपका जो सवाल है, कांग्रेस न पहले तैयार थी न अब, हाँ, लेकिन उसने उम्मीद नहीं खोई है। जो विनोद जी कह रहे थे उससे मैं सहमत हूँ, लेकिन केवल उम्मीद नहीं खोने से कुछ नहीं होता। अखिलेश यादव सरेआम मंच पे जब कह देते हैं बातचीत में कि हम तो जीत देखेंगे, इनको ये भूल जाना चाहिए कि 50-50 होगा या इनको जो सीट चाहिए होगी वो मिल जाएगी। और वो पहले भी उन्होंने ऐसा ही किया था, भाई ये सीट दे रहे हैं, चाहिए हो तो ले लो, नहीं तो हम अकेले भी लड़ लेंगे, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए चुनाव आगे बढ़ेगा। जो नाराज़गी ब्राह्मणों में है वो केवल ये चढ़ावा चोरी वाली यूजीसी की जो गाइडलाइंस आई थी तब से नाराज़गी, उसके समय से जो एक तरह से लामबंदी करने की कोशिश की गई, और उसको मैं देखता हूं कि वो व्हाट्सएप ग्रुप्स में, परिवारों में आज भी चर्चा का विषय है। उसको पूरी तरह से बोला, चाहे वो गाइडलाइंस हाशिए में ढकेल दी गई हो, उसकी चर्चा बंद कर दी गई हो, लेकिन उसने नुकसान पहुंचाया है। उस नुकसान को दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी, उससे कैसे रणनीति, तो क्योंकि अभी चुनाव दूर हैं, और भाजपा का ये कौशल भी है कि उनको जहां लगता है कि कमजोरी है उसको वो ठीक करने में ठीक कर लेते हैं। वो समय कभी नहीं लगाते जो कांग्रेस और सपा और दूसरी पार्टियां लगा देती हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी आक्रामक भी है, बंगाल की जीत ने उनको उत्साहित भी किया है, लेकिन उत्तर प्रदेश की ज़मीन बिल्कुल अलग है। बड़ी बात यही है कि अभी योगी आदित्यनाथ इसका नेतृत्व कर रहे हैं पूरे अभियान का, और उनको पता है कि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। विनोद जी बिल्कुल सही परिभाषित कर रहे थे ना कि अभी ये, चूंकि जनता की ये माना जाता है याददाश्त बहुत लंबी नहीं होती, लेकिन सबसे पहले इस पूरे मुद्दे का खामियाजा अगर किसी को भुगतना पड़ सकता है तो वो उत्तर प्रदेश के चुनाव में योगी। इसलिए वो इसको लेकर सतर्क भी हैं, कार्रवाई कर भी रहे हैं, करते हुए दिख भी रहे हैं, और लगातार उसको लेकर बहुत आक्रामक भी हैं। ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है। चुनाव अभी 2-3 साल दूर होता तो हो सकता है यहाँ पर रणनीति कुछ और होती। मुझे लगता है कि चूंकि जनता को भारत की कभी भी हल्के में नहीं लिया जा सकता, दोनों तरफ से तैयारियां मजबूत हैं। अखिलेश यादव इस वक्त जो बीच की स्थिति है उसको कितना भुनाएंगे, चुनाव का सारा रुख वहीं से तय होगा। तो चुनावी लड़ाई तो अभी दूर है, लेकिन सियासी जंग उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है। एसआईआर और चढ़ावा चोरी का मुद्दा लेकर अखिलेश यादव पूरी तरह से बीजेपी को घेरने में, मौजूदा सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। अब ये कोशिश
ये नैरेटिव वो उन वोटर्स के बीच में बना पाते हैं नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन हाँ, उत्तर प्रदेश के चुनाव से जुड़ी हर खबर हम आप तक पहुंचाएंगे, इस वादे के साथ हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। खबरों के खिलाड़ी देखते रहिए, हमारे तमाम वीडियोस देखते रहिए, वेबसाइट पर खबरें देखते रहिए, हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप सब आ सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपकी बात सब तक पहुंचाएं और अपने वरिष्ठ पत्रकारों से उस पर चर्चा भी करें। बहुत शुक्रिया आप सबका हमसे बातचीत करने के लिए। आप सबका भी बहुत धन्यवाद। बने रहिए अमर उजाला.com के साथ।